बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप आपका संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा। वैसे शहर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि आप लोगों के लिए सिखाई गई हैं। एक तरफ जश्न बहारा फेस्टिवल अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और फिर साथ ही साथ हम कैसे भूल सकते हैं मैचेस का सिलसिला जो है जारी है। और उसके साथ साथ जी एक तरफ हमने कल देखा कि माधु लाल हुसैन के मेला भी सजा हुआ है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ ही शहर में चल रही हैं जिनको लाहौरिये भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। सो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, इन एक्टिविटीज़ को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करते रहें, क्योंकि शुक्राना नेमत हमेशा आपकी नेमतों में इजाफा करता है। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, डीसी की दरख्वास्त पर आज रैली की मशरूत इजाज़त मिल गई। पीटीआई का ज़बरदस्ती पावर शो फिर नाकाम। सब कुछ पीटीआई ने किया, जिले शाह की वालिदा की दुहाई, मुझे इमरान खान से अपना बेटा चाहिए। जिले शाह की वालिदा यूनिफॉर्म पहने तलबा के लिए मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन मुफ्त सफरी सहूलत। पंजाब हुकूमत का रमजान मुबारक में अवाम के लिए बड़ा इकदाम क्या है, आज के शो में बताएंगे। अच्छा जी, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले बात होगी आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली का इनेकाद किया जा रहा है, डीसी साहिबा की जानिब से इसकी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें मेंशन की जा रही थी कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है। डिटेल्स में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, लेकिन शहर में अगर रैली निकले ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, कैसे पॉसिबल है? ये सब चीज़ें तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ बताइएगा शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। क्यों ये रैली निकाली जा रही है, मकसद क्या है इस रैली का, कहाँ से कब शुरू होगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लाहौरियों को कंसर्न होता है ट्रैफिक से रिलेटेड भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तीसरी दफ़ा अब अनाउंसमेंट हुई है और ये बाज़ाब्ता तौर पर आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कबल ले लेनी चाहिए थी। एक ऐसा वाक़या भी हुआ जिसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जोड़ा गया आपके निगरान हुकूमत के साथ, लेकिन अल्टीमेटली वही जो चीज़ें सामने आई वो भी उसके बरक्स सब आया। फिर उसके बाद फिर उस वाक़ये से सीख के भी नहीं कह रहे कि अब इन चीज़ों को रोकना चाहिए। सियासी मतलब किसी की जिंदगी की कोई वक़्त वैल्यू तो शायद सिप्रा साहब होती है। देखें, सियासी सरगर्मी करना हर जो है सियासी जमात उसका जमहूरी हक है, लेकिन आप इंतशार फैलाकर, आप डंडे बरदार फोर्स बनाकर और आप जोर बाजू आप रियासत से कहें कि रियासत आपके सामने घुटने टेके, तो नहीं, अल्टीमेटली आपको रियासत के सामने घुटने टेकना पड़ते हैं। और वही हुआ जो रात में आपने बात की, एप्लीकेशन दी और इस पर डीसी साहिबा ने आपको इजाज़त दी, आप रैली करें, आप आपका हक है, जिस तरह मर्जी उसको जो नाम दें, इंतखाबी रैली का नाम दें, उसको जो मर्जी दें, लेकिन उसमें कुछ शराइत भी आए थे। जो आपने क्वेश्चन किया कि उसका रूट क्या है, रूट उसका टोटली आपका शुमाली लाहौर है, अंदरून लाहौर का इलाका है। जमान पार्क से ये लोग चलेंगे, धर्मपुरा जाएंगे, वहाँ से अल्लामा इकबाल रोड से होते हुए ये गड़ी शाह से रेलवे स्टेशन से एक मोरिया पुल और उस साइड से सर्कुलर रोड, ये शालम मार्केट और ये वाला जो हमारा इलाका है, एक बड़ा बिजनेस हब है। ऑलरेडी आप देखें बिजनेस हब आपने कह दिया, सो किस कदर ट्रैफिक का मसला होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है तो उसके अरेंजमेंट्स भी आ रहे हैं कि 12 बजे स्कूल्स को बंद करना है, 2 बजे मार्केट्स को बंद करना है। एक इस तरह की एक सियासी एक्टिविटी है, तो उसको अब जब गवर्नमेंट उसकी इजाज़त दे रही है तो गवर्नमेंट को उसके अरेंजमेंट्स भी करने हैं। जो आपने पब्लिक की बात की है, पब्लिक जो भी मामला हो पब्लिक में पसंद करना ही होता है। आप उस साइड पर रास्ता बंद कर देंगे, दूसरी तरफ PSL के मैचेस होंगे, जब टीम के रूट लगेगा उसके बाद मूवमेंट होगी, एक शायद वो वाला बंद हो जाएगा और दूसरा रैली की सूरत में हो जाएगा। मेरे ख्याल में 5:30 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया। अगर 5:30 बजे ये रैली ख़त्म हो जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सेवा है नहीं कि आपको जो टाइम दिया जाए उसके मुताबिक आप ख़त्म करें। और जो आपने शराइत का जिक्र किया है वो बड़े दिनों से चलती आ रही है, इस पर बड़े सियासतदानों ने भी बात की है कि आप हसास इदारों को तकारीर की सूरत में ना लेके आएँ, आप अदालतों को तकारीर की सूरत में ना घसीटें। ये बातें आप अपना जमहूरी हक ज़रूर इस्तेमाल करें, अपोजिशन का किरदार अदा करें,
इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इलेक्शन के लिए जो आपने इमरान 4 खान साल साहब में रैली किया, का हिस्सा होंगे? देखें होना चाहिए, मैं पूछ रही हूँ ना, होना क्योंकि वो चाहिए, तो होना चाहिए। एक जख्मी है ना। FIR दर्ज हुई है, उसके बाद थोड़े से लोग तजब्जुब का शिकार हो गए कि शायद वो अब उसकी क़यादत करेंगे। नहीं करनी चाहिए, लीडर हैं तो उनको निकलना चाहिए, उनको आवाम के साथ होना चाहिए। आपने जेल भरो तहरीक शुरू की, आप जमान पार्क बैठे रहे, उसके बाद एक दफ़ा ये इंतशार पसंद जो मार्च करने की कोशिश की गई, उसमें एक कीमती जान चली गई, आप अपने घरों तक महदूद रहे। कल का रोज़ था, कल फिर आपने अनाउंस किया, लोग पहुंचे। अच्छा, फिर अब मैं बताऊं, हमें तो चलो किसी बुनियाद पे कह देंगे कि ये इस वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरी कल एक मुलाकात हुई बैनुल अक़वामी मीडिया से वाबस्ता हमारे एक दोस्त हैं उनसे, वो जमान पार्क से आ रहे थे, मेरी भी ड्यूटी थी, मैं धर्मपुरा पे था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे भी छोड़ दें, बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें, आपने तो इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्टिंग करनी है। मैंने कहा क्या वजूहात हो सकती हैं ये रैली आज की जो मनसूख क्यों की गई है? उन्होंने कहा कंटेनर बहाना है, बंदे ही नहीं हैं। इमरान खान साहब ने इज्जत बचाई है, ये अल्फाज ये उनके अल्फाज हैं जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोग। तो मुझे बताएं कि इज्जत बचाना दूसरी तरफ कह रहे हैं मरियम साहिबा जलसिया कर रही हैं, आप अपनी रैली इस वजह से मनसूख कर रहे हैं, साइद साहब क्या कहेंगे? अना ये पता नहीं ये क्यों इस तरह चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं और हर वक्त ये समझते हैं कि मैं एक कॉल दूंगा, लोगों का पता नहीं जुम्मे का फीर आ जाएगा, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि जब भी कोई रैली करते हैं ये लोगों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं और फिर कई कॉल्स भी लीक हुई हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि बाकायदा तौर पर चीज़ों को अरेंज किया जाता है, उसके बाद लोग वहाँ पे आते हैं। ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ना कि खान साहब कहते हैं और लोगों के लाखों की तादाद में आ जाते हैं, ये मैंने तो नहीं देखे। दूसरी बात ये है कि आज इन्होंने रैली निकालनी है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, फिर ये इसी तरह चीखे मारेंगे। और जिस तरह ये इन्होंने पहले वाला वकूआ बनाया है, हाँ जी, और पहले जिस तरह निगरान गवर्नमेंट पे डालने की कोशिश की गई, IG पंजाब को उसमें घसीटा अच्छा, गया। माजरत के साथ मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का रवैया देख रही हूँ। आप एक तो मानने पे नहीं आ रहे, दूसरा फिर आप आगे से इतने अग्रेसिव हो रहे, समझ नहीं। वो अग्रेसिव होना बनता है ना, चीज़ें उनको मतलब चोरी पकड़ी गई, बिल्कुल चोरी पकड़ी गई और चीज़ें बिल्कुल सारी बहक हो गई। ये तो कोशिश कर रहे थे ना कि FIR हो और फिर वो सामने है मॉडल टाउन की तरह हम शोर में चाहें। फिर ये तो अब कहते हैं ये हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, सियासी रैली है, सियासी रैलियाँ निकलनी भी चाहिए। इंतखाबात को थोड़ा वक्त रह गया, ज़रूर इंतखाबात की रैलीज होनी चाहिए। रैलियों में किसी की जान चली जाए आपको परवाह नहीं? यही मैं बताने लगा ना, अब आपकी टांग ठीक हो गई। हाँ। आप तो कहते थे कि सिर्फ नून लीग वाले जब पेशी पे जाते हैं या जेल में जाते हैं बीमार हो जाते हैं। ये बताएं ना ज़रा, शहबाज गिल साहब को क्या हो गया था, इमरान खान साहब को क्या हो गया? कई ऐसी मिसालें आपको वहाँ नज़र आते हैं, ये उठा ही नहीं जाता जेल के पेशी के लिए, तो इनसे निकला ही नहीं जाता, इनकी तबीयत ही नहीं ठीक होती। तो ये जान जाने वाली बात है। अगर तो ये PTI के वर्कर की जाए किसी और बंदे के हाथ से, फिर तो वो बिल्कुल हर चीज़ हलाल है। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म हो गया है और है भी ये जुर्म वाली बात कि अगर किसी की जान चली जाए। लेकिन अगर कोई और किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो वो कोई बात नहीं, वो तो हादसाती तौर पे हुआ है। और जिस तरह उन्होंने ज़िले शाह को पहले 2-3 दिन इन्होंने उसकी जो मैयत को बेचा है, जिस तरह ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब जिस तरह चीज़ें फायर बैक हुई हैं तो अब कोई ना बयान आ रहा है, ना कोई PTI की क़यादत जो है वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नहीं तो हर 5 मिनट बाद तो मैसेज आ जाता है इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़मान पार्क, इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़मान पार्क। चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रख के चलाएँ, ना लोगों को इस लेवल पे ले जाएं कि हर बात पे लोग गुस्सा करें, सड़कों पे निकल आएँ। हम देखें, आप अग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये तो आम तौर पे है तासुर, और कहा भी जाता है, ज़रबुल मिसल भी है कि जब आपके पास दलील नहीं है तो अल्टीमेटली आप गुस्सा करते हैं या गालियों पे जिस रोक के चले तरह जाते हैं। आप बता रही थी और दलील सिप्रा के साहब साथ- बता रहे हैं कि ये मैडम यास्मीन राशिद का मैंने एक इंटरव्यू सुना है, वो अब बंदे के पास बात ही नहीं करने को तो फिर गुस्सा ही करना है और लोगों को इसी तरह आप बात करें। अगर पहले जब तक ये चीजें नहीं आई थी, बाहर नहीं आई थी, उस वक्त तो आप बात कर रहे थे, लेकिन जब चीजें एक्सपोज हो गई, हर चीज पूरा मामला सामने आ गया, तो उसके बाद भी अब आपको आना चाहिए ना, आपको तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। दूसरी बात, सियासी रैलीज भी होती हैं, जलसे भी होते हैं। मैं आपको कल का मैं बता देता हूँ, कल मेरी ड्यूटी थी, जब अनाउंसमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम रैली मुलतवी कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी ख़त्म की, कंटेनर्स हटा दिए गए। मुझे बताएं कि इनके कारकुनों को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये ज़मान पार्क से डंडे लेकर धर्मपुरा तक पुलिस पर आके शाउट करें, पुलिस के खिलाफ आके आप वहाँ पे नारेबाजी करें? क्या ज़रूरत पड़ी थी? सिर्फ मुझे बताएं कि आप
यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ना। और फिर कुछ हंगामी हालात हो जाए, आपके कारकुनों के हाथों में पहले डंडे, आज उन्होंने फिर आप सिक्योरिटी देनी जिम्मेदार- है इनको। हाँ। अगर डीसी साहिबा ने उनको इजाजत दी है तो आज उनकी सिक्योरिटी जो है वो आपको जिलाई पुलिस ने देनी। क्यों साहिब साहब? इसी बिल्कुल इसी तरह तरह। आज वो जिम्मेदारी है जिलाई पुलिस की। अगर जिलाई पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी और सिक्योरिटी के मामला देखेगी और आप फिर उसके बावजूद उनको बुरा भला कहेंगे, हमें अरसा दराज तो हो फिर गया इस तरह नहीं है। रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि पीपल पार्टी के लोगों ने इस तरह डंडे बरसाए हों, नून लीग के लोगों ने इस तरह कोई हरकत की हाँ, हो। अगर आप कह रहे हैं आप आपका हर- जमहूरी हक है तो इस जमहूरी हक को आप सही तरीके से इस्तेमाल भी जमहूरियत की करें। तरह इस्तेमाल करें ना हाँ, जी। आप बिल्कुल। इस तरह तो ना करें कि आप खैर, डंडे दूसरी लेके आ तरफ जाएं। देख लेते हैं, मरियम साहिबा कह रही हैं कि पुलिस के डर से तहरीकें कैंसिल करने वालों को गीदड़ कहते हैं। जो नवाज शरीफ की तरह आमिर मुशर्रफ को की हर रुकावट अबूर करते लॉन्ग मार्च करे वही शेर होता है। सो ये सियासी बयानात एक दूसरे की जानिब से हम देख रहे हैं, साथ ही साथ हर बदलती सूरत हाल के वाले से सामने भी आ रहे हैं। देखें, जी। ये उन्होंने जिक्र किया जो वो आपकी वकला तहरीक थी और इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त की बात है, तो वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो ये तब तो मैं शुरू में अभी जर्नलिज्म मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त की बात है। तो उस वक्त नवाज शरीफ निकले थे, आपको याद होगा, निकले थे बिल्कुल। ये फिरोजपुर रोड और ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त लोग साथ थे। बात वही होती है, लीडर जब निकलता है तो पब्लिक निकलती है। वो मैं अब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, वो मरियम साहिबा ने कर दिया तो वो हाँ जी, उसके उनके लिए तो काफ़ी, मतलब हाँ वो सियासी है, अपने सियासी तौर पे है। मामलात हैं और हाँ, लेकिन हमें- उसका जो नजर आ रहा है बज़ाहिर जो मामला चल रहे हैं वो उसी लफ्ज़ से लेकिन मंसूब हो मरियम रहे हैं, साहिबा उसी को तरह थोड़ा सा समझना चाहिए कि वो जख्मी है। खान साहब चले थोड़ा सा। पता नहीं कौन सा जख्म है, कोई इतना लंबा चल रहा है। चौधरी पिछले सरवर 17 साहब की स्टेटमेंट है। साई साहब, आपका कमेंट चाहिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। कल काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की है चौधरी सरवर साहब ने। आना बात ये है कि सारे कायदीन को ये सोचना चाहिए कि मुल्क की बका किस कौन चीज़ में है। सोचेगा, कौन ये तो सिर्फ बयानात की हद तक है। जो भी आएगा, कोई पार्टी ज्वाइन करेगा या जो गवर्नमेंट में आएगा या गवर्नमेंट से चला जाएगा, उस वक्त ये मैं बयानात कहती देते हूँ हैं। कोई एक सियासी लेकिन जमात जब की सोच ले, दो भी जब इक़्तिदार में होते हैं तो कोई शोई साहब भी बड़ा अरसा गवर्नर रहे हैं, तो उस वक्त इनको ये करना चाहिए था। तो उस वक्त ये कहते थे कि इमरान खान साहब के। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मेरे कानों में उस माँ की आवाज़ गूंज रही है, जिले शाह की माँ, जो कि कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कहना था उनका और इस मामले का बना क्या, कहाँ तक पहुँचा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो इस पे क्या कह रहे हैं? सीएम साहब की परसों की डिटेल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। आप अपनी सियासत कर रहे हैं और इस सियासत में किसी की जान जा रही है, उसके बाद आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ हुकूमत की वजह से हुआ, आईजी साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, सीएम साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इन तमाम मामलात में इस माँ की दुहाई कौन सुनेगा? इस माँ को इंसाफ कौन देगा? शाहिद सिपरा साहब। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। शख्स तो नहीं, लड़का था, 40 ईयर्स क्या एज है, हमारा एज फेलो ही था, इस दायरे फ़ानी से कूच कर गया। दूसरा अफसोसनाक वाक़या है, वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और उनको इंसाफ का वो कह रहे हैं। मतलब एक माँ के लिए इससे बड़ी क़यामत क्या होगी कि वो जवान बेटे की मौत देख रही। देखें, अब बात यह है कि उन्होंने बड़ा क्लियर, अच्छा वो जो बात कर रही हैं ये आम फहम आदमी जो है, जो आम आदमी ये भी सोचता है कि इस तरह जब मॉब होता है, रैलीज होती हैं, इनमें इस तरह का खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो जाए तो उसकी बड़ी लेवल पे जाके इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और बहुत देर के बाद उसकी आउटपुट आती है कि क्या हुआ। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मेरा बेटा जो है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उसकी गाड़ी ने हिट्टी किया, वही गाड़ी उठाती है, पीटीआई के लोग ही उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में जो उसकी इनिशियल पर्ची बनती है उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखा जाता है और 15 मिनट के अंदर अंदर आप उनके वालिदैन को इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये उनका जायज़ मुतालबा है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सतह पे हो, चाहे उसकी जिस तरह मर्जी हो, और वो इंसाफ का कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि आज वो बंदा इस दुनिया से चला गया और आप तकरीर करते हैं बैठ के, लीडर साहब इमरान खान साहब, कि मुझे सुबह सुबह उनकी आवाज़ें आती थी कि इमरान खान साहब मुझे आपसे मोहब्बत है,
तो जाने के बाद आपको मोहब्बत है? सही बात। 3 महीने वो बाहर बैठे रहे, 3 महीने वो कैंप के बाहर बैठे रहे, आपने बुलाया नहीं, आपने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की, और जब वो चले गए हैं और फिर लाशों पर आपने सियासत करना शुरू कर दी है, तो मदावा करने के बजाय आप उनके वालिदैन को अपने घर बुला रहे, आप गए उनके घर, आप ताज़ियत के नहीं, लिए ये तो अपने दोस्तों के जनाजे, तो बाद में ये तो दोस्तों के जनाजे पे नहीं जाते। तरीका यही होता है कि सबसे पहले ताज़ियत होती है, आप उनके जो दुख है उसकी मुश्किल घड़ी में आप उनके साथ खड़े हों। मुझे बताएं, सीएम साहब ने कहा कि हमारे लिए उनका वालिद जो है इंपॉर्टेंट है, होना भी यही चाहिए कि उनके जो उस शख्स के जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, जो अजीज व अकारिब हैं, वो प्रायोरिटी है, वो तरजीही बुनियादों पे उनको सुनना चाहिए। उन्होंने आईजी साहब को भेजा, उन्होंने जाके उनकी बात सुनी, बिल्कुल। इनमें से कौन गया है? कोई भी नहीं। आपने तो कहा कि ये तो निगरान सिपरा ने इनको साहब इनकी रवायात हैं, ये तो नईमुल हक के जनाजे पे नहीं गए थे, जो पहले दिन से उनके साथ था, जिन्होंने पार्टी के लिए क्या कुर्बानियां दी। तो ये तो इनके पास बिल्कुल एक वो मॉडर्नाइजेशन है जी, कि घर बैठ के उनको बुला लिया, घर बैठ के फातिहा कर ली। किस तरह की आपने इस्लाम की दावे करते हैं, रियासत मदीना के दावे करते हैं। वो तो बिल्कुल बिंदासा आदमी था, उसकी जो वीडियोस देखें ना आप, तो बिल्कुल मासूम सा बंदा लगता था, जो इनके लिए पिछले 3 माह से वहाँ पे मौजूद था और कहता था खान साहब से मिलना है। अब आपको ख्याल आया, मैं 1-2 बच्चों की वीडियो देख रहा था जो इनकी साइडों पे खड़े होकर कुछ वो पोइम पढ़ रहे हैं। ये आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी तारीफ़ें की जाएँ, आपको बड़ा लीडर कहा जाए, आपको महात्मा कहा जाए, लेकिन कुछ खुदा का खौफ करें। जो लोग आपके लिए बाहर खड़े हैं उनके पास जाएँ, उनकी बातें सुन लें, उनके मसाइल क्या हैं। आप 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, आप उनको बताएं ना मैंने आपके लिए क्या कुछ किया। और आज जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पीटीआई की गवर्नमेंट का हाथ है, जो 3.5 साल रही है। ये सारे इन्हीं के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन पे आज महंगाई भी हो रही है, हालात भी ख़राब हो रहे हैं। और अभी ये देखिएगा सियासी सूरत हाल को ये किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं। ये हर चीज़ में रियासत को ब्लैकमेल करेंगे। अगर ये इलेक्शन जीत गए तो ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक होंगे, अगर इलेक्शन हार गए तो फिर ये सड़कों पे होंगे। ये अजीब सी एक पार्टी है, इनकी अजीब सी नेचर है कि ये हार को बर्दाश्त ही नहीं करते, और फिर वक्त का ये बिल्कुल इंतज़ार नहीं करते कि जब इलेक्शन होगा उसके बाद फिर अगर हमारी पार्टी आएगी क़यादत में तो हम इस मुल्क के हालात बेहतर करेंगे। ये कहते हैं अगर हम हार गए हैं इलेक्शन गलत है। अगर किसी की देखें जिस तरह ज़िले शाह का वक़ुआ हुआ, जो मामला हुआ, किस तरह इन्होंने साजिश उसको घड़ी है, और किस तरह इनके सीनियर जो क़यादत लीडरशिप है किस तरह उस मासूम जान को बेचा है। और 2-3 दिन तो हमें बिल्कुल ऐसे ही लगता था, मैं खुद बड़ा परेशान था, मैं कहता था पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह हक़ाइक़ सामने आए तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। और खान साहब कहते हैं मैं पूरी दुनिया का लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता अगर आप हक़ाइक़ बिल्कुल ठीक तरीके से मीडिया पे रखते। आप हर वक्त आके माइक पे बैठ जाते हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण जो आपने वो पहले दिन से याद किया हुआ है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, इसको छोड़े। उनकी वालिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा कर रही है, तो ये अब इमरान खान साहब को चाहिए ना अपने क़यादत को भेजें, अपनी क़यादत को उनको नहीं, क़यादत को तो भेजते नहीं, वे माइक पे बताएं ना उनको, चले ऑन कैमरा आके बताएं, उनको जवाब तो दे ना उनका मसला। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा मुझे वापस दें, बिल्कुल वो तो अब नहीं आ सकता, लेकिन उनका कहने का मकसद क्या है कि जस्टिफिकेशन देना, जस्टिफिकेशन दें कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये सारा वक़ुआ हो गया, उसके बाद उनका कोई इन्फॉर्मेशन भी चली गई, एड्रेस भी लिख लिया, नाम भी लिख लिया। अच्छा, फिर ये तो आगे भी चल पड़े, ये तो उसी दिन स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई कि उसका बहनोई कौन है, उसका मामू कौन है। तो ये क्या वर्किंग थी, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि कोई इस तरह की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है और हुकूमत पंजाब को करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो मुकद्दस गाय वो अपना जगह पे, वालिदा का मुतालबा अपनी जगह पे, मेरे ख्याल में बतौर गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि शफाफ तहकीकात होने के बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए ताकि उनके वालिदैन जो हैं, जो इंसाफ मांग रहे हैं, वो मुतमईन। बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरे ख्याल से फौरी बुनियादों पर जो है इनको इंसाफ मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो इंसाफ का मुतालिबा भी कर रही हैं। इस दुहाई के बावजूद आज फिर एक रैली होने जा रही है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो रैली का रूट है आप ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें। जो रैली के शुरका हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर रैली निकालें, उनका जमहूरी हक है, सियासी रैलियाँ होनी चाहिए, लेकिन
लोगों के लिए अजियत का बाइस ना बने, आपकी सरकारी इमलाक जो है उनको नुकसान ना पहुंचाए, आपके प्राइवेट इमलाक जो है उनको नुकसान ना पहुंचाए। ये डंडे पकड़ के फिर पुलिस का आगे से रिएक्शन हो, तो वो लोग भी किसी की फैमिली का हिस्सा हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं जो अपनी ड्यूटी पर हैं। सबसे बड़ी बात कि हम एक कौम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे का प्लीज़ ख्याल रखिए। सियासत होती रहेगी। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। फाइनली बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है और हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यूनिफॉर्म पहने तलबा के लिए मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफरी सहूलत होगी। साई साहब बताइएगा कैसे देखते हैं इस फैसले को? है ना, जब कोई बंदा बिल्कुल सेल्फ मेड होता है और वो चीज़ों को खुद फेस करके आगे गया होता है तो उसको चीज़ों का पता होता है और रैशनलाइज करता है चीज़ें। जितने भी सियासी लोग हैं, एक तो इनको उस तरह चीज़ों का अदराक नहीं होता, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी कह रही होती है उसी तरह ये काम कर रहे होते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। स्टूडेंट जो है वो यूनिफॉर्म में होंगे तो मेट्रो में फ्री सफ़र कर सकेंगे। एक तो ये है कि वालदैन से बोझ कम होगा, रोज़ाना की बुनियाद पे 100-200 किराया देना पड़ता है। लेकिन अहम बात यह है कि स्टूडेंट इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स का भी ये वतीरा होता है कि पहले गवर्नमेंट की जानब से अगर कोई दिया जाता है, किसी ज़माने में कहते हैं भट्टो साहब ने इस तरह दिया था, हम खुद इसी तरह सफ़र करते थे बच्चों, हमने खुद इस्तेमाल खुद इस चीज़ को इस्तेमाल किया। लेकिन कार्ड जो है फिर होता यह है कि जाली कार्ड बनते थे, फिर उनको इस्तेमाल करते थे। स्टूडेंट बाकायदा बदमाशी करते थे, बसों वालों को मारते थे और रोक के फिर जगह भी लेते थे। अब देखना ये होगा कि लेकिन ये तो चूँकि स्पेशल ट्रैक है, यहाँ से लोगों ने बैठना और सफ़र करना है, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स का रश भी मेट्रो और ऑरेंज पर ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल हर सूरत में बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जिस तरह गवर्नमेंट ने सोचा है कि इनके वालिदैन को रिलीफ होगा, बच्चों के लिए वक्त का जो बचत होगी और पैसों का ज़्यादा कम होगा वो किसी और चीज़ पे इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन फिर वही स्टूडेंट से ये इल्तिजा करेंगे कि आपकी मेहरबानी है, आपको बड़ी अच्छी सहूलत दी जा रही है। एक जो आपके लिए आसानी पैदा की जा रही है उसको फैसिलिटी और आसानी रहने दिया जाए, उसको ख़राब तरीके से इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह भी हैं जो कि अब इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। शायद सिप्रा साहब देखिए, बड़ा अच्छा इकदाम है। मेरे ख्याल में कॉलेज तक होगा, यूनिवर्सिटी तक तो यूनिफॉर्म शायद नहीं है और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी बसेज हैं। हाँ, ये भी ठीक है, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है। अब देखें, वही जिस तरह साई साहब जिक्र कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को और जो तालिब इल्म हैं, जो तालिबात हैं, इनको इज़्ज़त दी है। और फिर वालिदैन पर जो मौजूदा जो हालात है महंगाई के आपके सामने हैं कि इसमें किराया अफोर्ड करना, रिक्शा या जो भी ट्रांसपोर्ट और फिर जो दूर दराज से लोग आते हैं जिन्होंने रिक्शे पे बैठ के मेट्रो तक जाना होता है, डबल किराए उनको पड़ते हैं। अब अगर उसमें वो मुफ्त सहूलत उनको मिल रही है तो अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह साई साहब जिक्र कर रहे हैं, शायद कभी साई साहब ने भी बस को रोका होगा। हाँ, तो ये देखें, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त चूँकि ये होता था, वो एक ऐसा मामला हुआ था कि अगर बस नहीं रुकती थी, स्टूडेंट्स को नहीं रोकते थे, बड़ी दफ़ा पत्थर भी मारते थे और फिर अगली दफ़ा उस बस का नंबर याद किया जाता था कि किस टाइम पे आएगी। और मोस्टली ये होता है कि उस वक्त ड्राइवर या कंडक्टर को चेंज करके लाया करते थे, लेकिन अगर वो हमें मिल जाया करता था तो उसको मारा करते थे। ये उस वक्त होता था, लेकिन ये रवैया अब तब्दील करने की ज़रूरत है। इन हालात में जब वालिदैन मुश्किल में हैं, उनको ख़ानदान की कफ़ालत करना मुश्किल हो गया है। आटा, घी, चीनी, दूध, ये जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, इनको पूरा करना मुश्किल है। बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, साथ में वासा पानी के बिल्स हैं, ये सारी चीज़ें, अच्छा किराए के मकानात हैं, उनका सारे मामला हैं। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो जो एक ख़ानदान की कफ़ालत करने वाला जो सरबराह है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। और ये बड़ा आसान होगा कि जब स्टूडेंट अपने घर से सुबह निकलेगा और जब वो अब पॉकेट मनी तो मांगेगा लेकिन किराया नहीं मांगेगा, तो मुझे बताएं कि वो वालिदैन क्या खुशी होगी उनकी देखने वाली होगी। इसलिए मेरे ख्याल में अगर निगरान सेटअप ने ये फैसला किया है तो आने वाली गवर्नमेंट से भी ये तवक्को करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर यह जिम्मेदारी तालिब इल्म जो है इनकी है। स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि ये जो सहूलत दी गई है ये कामयाब हो। गवर्नमेंट को जहमत बनाने की कोशिश ना करें, इसको सहूलत ही रहने दें। और आई मस्ट अप्रिशिएट स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की आसानियाँ पैदा करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी है। हम तालीमी आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए एक मयारी आसान सफरी सहूलत है, आप बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे, कोई ट्रैफिक वाला इसमें इशू भी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर स्पेशली बात करें फीमेल स्टूडेंट्स की, उनके लिए बहुत सेफ़ माहौल है। सो इसको आपने अच्छे तरीके से प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ये इस्तेमाल करना है ताकि
ऐसा ना हो कि किसी भी जहमत की वजह से इस डिसीजन को चेंज करना पड़े। हम चाहते हैं कि इस तरह की आसानियां स्टूडेंट्स के लिए रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले इंतहाई अहम टॉपिक है। ऑल्दो हम इस पर बात करते रहते हैं और ज़रूरत इसलिए बार बार बात करने की है क्योंकि मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आपका ताउन भी कहीं ना कहीं रह जाता है, कहीं ना कहीं जो बार बार रिपीट की जा रही है उसमें कोई गैप रह जाता है। लेकिन जहाँ तक बात रह जाती है आपके ताउन की, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपको बताएं कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। शहर में ये जो बारहा कैंपेन शुरू की जाती हैं, ये आपके बच्चे की ज़िंदगी के, सेहतमंद ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। मतलब आपसे ये चीज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि ये पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे की ज़िंदगी के ज़ामिन हैं, सेहत के ज़ामिन हैं, आपके बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। सो आज के प्रोग्राम में भी हम इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि पोलियो के ये 2 कतरे कितनी अहमियत रखते हैं। और वो लोग जिनके जहन में कुछ ना कुछ इबहाम रहता है कि अगर उनका बच्चा बीमार है तो उसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं या नहीं, अगर उनका बच्चा 1-2 दिन का है तो उसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं या नहीं, अगर 15 दिन पहले उसके बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए तो 15 दिन बाद दोबारा से पिलाने की ज़रूरत है या नहीं। बहुत सारे सवालात हैं जो कि जन्म लेते हैं। सो हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और आपके इन सवालात का जवाब अपने मेहमानों से लेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर वसीम ने हमें ज्वाइन किया है, एडिशनल डायरेक्टर EPI हैं, और इसके साथ साथ डायरेक्टर इमरजेंसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर नासिर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे डॉक्टर साहिबान, मैं कहूँगी कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये आसानी हो जाती है जब माहिरीन हमारे सामने आके बैठते हैं और आप तक अपनी राय पहुंचाते हैं। सो बढ़ते हैं सबसे पहले हम डॉक्टर नासिर की तरफ और उनसे जानते हैं कि पोलियो के 2 कतरे किस अहमियत के हामिल हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें देखें जो पोलियो है, इसके अलावा जो और भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, वो लोगों को चूँकि अभी ना एहसास शायद कम हो गया। आज से अगर वो देखें 30-40 साल पहले देखें तो लाखों की तादाद में लोगों को पोलियो होता था और हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती थी। यानी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि 2 कतरे देने से वो जो लाखों, यानी इससे खुदा ना खास्ता डेथ तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती थी। अभी लाखों में तो पोलियो होता था और हज़ारों की तादाद में डेथ्स होती थी लोगों की। क्योंकि अब वो बात 30-40-50 साल पहले हो चुकी हुई है, तो इसलिए लोग अब उसको ऐसा सा भूलना शुरू हो गए हैं। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि जैसे हमेशा वैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी है, जब वो, मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब वो आ जाती है ना बीमारी, हो सकता है उस पर आपका 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 10 लाख लगे, फिर भी आप उस तरह ना हो सकें जिस तरह आप बगैर उसके। और अगर दूसरी तरफ अगर आप पे करके भी देते हैं पोलियो के ड्रॉप्स, या जैसे पाकिस्तान तो वैसे ही फ्री मिलते हैं, उसमें उसकी प्रिवेंशन इतनी ज़्यादा है कि आपकी ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन है जो भी पिला देता है। अच्छा, अब उसमें यह है कि इसका तरीक़ाकार शायद लोगों को हमने पहले भी कई दफ़ा समझाया है कि जब आप पोलियो के 2 ड्रॉप्स देते हैं, वो इस फॉर्म में होते हैं कि वो बीमारी नहीं करते, लेकिन आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम होता है उसको वो इम्प्रूव करते हैं, इन्हांस करते हैं। जब एक दफ़ा देते हैं कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, अगली दफ़ा देते हैं मज़ीद बनते हैं, जब फिर देते हैं, जब एक उसका साइकिल या जब उसकी डोजेस पूरी करते हैं, तो इतनी एंटीबॉडीज़ बॉडी में बन चुकी होती हैं कि जब वो वायरस लीथल फॉर्म में आप पे अटैक करता है तो वो आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे रिहर्सल में हम करते हैं कि अगर एक हमारी किसी भी मुल्क की एक आर्मी रिहर्सल करती है तो 1 दफ़ा करती, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो दुश्मन से तैयारी के लिए करती है ना। इसी तरह हम पोलियो के वैक्सीन या बाकी वैक्सीन की जो डोजेज़ देते हैं, उससे बॉडी में इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि जब वो बीमारी आती है किसी भी फॉर्म में, किसी और बच्चे से, पानी से, कहीं से भी, तो हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं जो जन्म लेते हैं, बार बार पेरेंट्स इस पर कंसर्न होते हैं कि जी अभी बच्चा 1 साल का, 1 दिन का है, 2 दिन का है, इसको पोलियो के कतरे बार बार रिपीट करने चाहिए या नहीं, हॉस्पिटल से पिला के लेकर आए या अब 15 दिन बाद दोबारा पिलाएं या नहीं। ये वो सवालात हैं जो, अगर बच्चा बीमार है, गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, कतरे पिलाने चाहिए या नहीं। मुझे बता दीजिएगा, इस तरह की क्या कोई रीज़न्स मौजूद हैं जिस पे हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जी अभी हम अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे?
नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये इट्स मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, पोलियो एक बहुत मूजी मर्ज़ है और ये बहुत रैपिडली एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र करता है। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट का ये जो है मतलब हाई प्रोफाइल हैं, सारे इसमें बहुत एक्टिव हैं और इसको चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा जो पोलियो, हमारा मुल्क पोलियो फ्री हो जाए। उसमें ये है कि ये जो बार बार करते हैं, जो मतलब अगर बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसको डेफिनेटली दिए जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स। उसके बाद अगर साथ मुहिम भी आ जाती है, जैसे हमारी कंपेन्स चलती हैं, तो उसमें बच्चों को साथ साथ कंपेन की भी पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। उसमें देने में कोई मुज़ायका नहीं है। बेसिकली ये एक बैरियर है जो कि बच्चे को इस मूजी मर्ज से प्रोटेक्ट करता है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज इसकी दी जाएंगी, डेफिनेटली बच्चे में ये होगा कि उसके अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़त का बढ़ना ज़्यादा हो जाएगा। और ये इसी तरह ही है जैसे कि आप एक ईंटों की दीवार के पीछे खड़े हो जाते हैं और कोई भी चीज़ आपको अगर हमला आवर होती तो वो उसके दरमियान में एक दीवार हाइल हो जाती है। सिमिलरली ये चीज़ है कि जब हम पोलियो को कैंपेन के दौरान या वैसे हम इसको पोलियो को ड्रॉप्स देते हैं तो वो बच्चे की हिफाजत करती है। सही। अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, बड़ा जदीद दौर आ गया है और हम कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। क्या वाकई ही पोलियो ला इलाज मर्ज़ है? ये माजूरी ज़िंदगी भर आपके बच्चे के साथ जुड़ी रहती है या कोई अद्वियात ऐसी हैं या कोई इलाज ऐसा है जिससे इससे बेहतर? देखिए जी, ये एक ला इलाज मर्ज़ है और इसी वजह से इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत कंसंट्रेट कर रही है। वो गवर्नमेंट के साथ साथ शोबा हेल्थ, ख़ास तौर पे EPI डिपार्टमेंट, EOC जो है वो बहुत इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि ये अब हमारे मुल्क में तकरीबन एंड के करीब है। हम चाहते हैं कि कम अज़ कम ये मज़ीद जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है, कंपेन्स के ज़रिए से बार बार बच्चों को अपना कतरे पिलाने से ये इनको बच्चों को इस मूजी मर्ज से बिल्कुल हम प्रोटेक्ट कर सकें। सही। डॉक्टर साहब, हम अक्सर कैंपेन के साथ इस तरह के वर्ड सुनते हैं कि हर बच्चा हर बार। सो मुझे ये बता दीजिएगा, क्या जिन बच्चों ने एक दो दफ़ा सिर्फ पोलियो के कतरे पिए हैं, बाद में रिपीट नहीं कर रहे, वो इनफ होता है? क्या इसके बावजूद भी पोलियो होने का उन्हें चांस होता है? देखें, जो इसका स्केड्यूल है ना कि जैसे बर्थ पे फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 1.5 साल, जो 5 दफ़ा 6 दफ़ा डोजेस दी जाती हैं या इंजेक्टेबल भी दिया जाता है, उससे बड़ी अच्छी रीजनेबल इम्यूनिटी आ जाती है। ये सवाल मुझसे भी लोग भी करते हैं, जब भी अक्सर पूछते हैं कि जी हमने तो पहले पिलाए थे, अब कैंपेन में फिर पिलाएं। मैंने कहता इसमें ना हमने साइकिल ब्रेक करना होता है। साइकिल ब्रेक किस तरह करना होता है? एक फ़र्ज़ करो मोहल्ला है, उसमें 400 बच्चे हैं। अब 400 बच्चे जो उनसे हैं उसमें आप समझ लें कि 395 तो इम्यूनिटी है। 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें इम्यूनिटी नहीं बनी ड्यू टू एनी रीज़न। अब अगर एक वायरस एक बच्चे से दूसरे में गया, पानी में गया, पानी से फिर उसने पानी पी लिया, दूसरों ने सीवरेज वाटर, मिक्स वाटर, क्लीन वाटर ना मिले, जब उसमें जाता है तो मैंने कहा उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए एट ए टाइम सारों को पिलाते हैं ताकि अगर वो वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाने भी लगे तो वो ना जाए। तो इसलिए उसको पिलाना, अगर किसी का फुली इम्यूनाइज्ड भी है फिर भी उसको हर दफ़ा पिलाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं पे कोई लैक्यूनी रह गई है कि वायरस ट्रांसफ़र होना चाह रहा है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपने वायरस ट्रांसफ़र होने की बात की, तो हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें, क्या ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसमिट होता है और इसकी ट्रांसमिशन का तरीक़ेकार क्या होता है? देखें, ये जो वायरस है ना, पोलियो वायरस, इसको हम कहते हैं, इसका रूट फिकोरल, लाइक ये जब आपके इंटेस्टाइन्स में, आंतों में जाता है, आपके स्टूल में, पहाने में ये एक्सक्रीट होता है। अच्छा, उसके बाद अब तरीका है कि अगर तो हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी हैं, हर दफ़ा हाथ धोना साबुन से, खाने से पहले, खाने के बाद, फिर पानी जो सीवरेज वाटर है उसका डिस्पोजल प्रॉपर है, और फिर जो पानी पी रहे हैं उसका किसी ऐसी जगह पे मिक्सिंग नहीं है क्लीन वाटर के साथ, फिर तो वो निकल गया तो चला गया। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऐसा है कि जो आपका सीवरेज वाटर होता है, वो पाइप, जो पीने के पानी की पाइप्स होती हैं, एट टाइम्स किसी जगह से लीकेज होती है, उसमें मिक्स होने का चांस होता है। और हमारे यहाँ तो जितनी पुरानी पाइपलाइंस हैं इस पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। हाँ, उसमें जब वो वायरस मिक्स होता है वो फिर पीने के पानी में आ जाता है। छोटे बच्चे कई दफ़ा, अगर पेरेंट्स कई दफ़ा मुझे बताते हैं कि जी हमने तो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, मैंने कहा आप नहाते हुए बच्चे का क्या ख्याल रखते हैं? वो कहते हैं हाँ जी, बच्चा नहाता है, 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा शावर लेते पानी पी जाता है, हालांकि उधर से वो मिनरल वाटर दे रहे हैं, लेकिन जब वो पानी पी जाता है तो वायरस तो फिर उसके अंदर चला गया। तो अगर तो इम्यून है तो उसको कुछ नहीं कहेगा, अगर वो इम्यून नहीं है तो फैलता इस तरह है ये बेसिक। सही सही। सो इसके फैलाव का तरीक़ाकार क्या है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के बचाव के लिए
5 साल की उम्र तक इसको बार बार रिपीट करें? 2 साल लोगों ने पिला दिए, लोग कहते हैं अच्छा जी 2 साल तो हमने मुसलसल जब जब कैंपेन चली, क्या 5 साल की उम्र तक आपने बार बार ये कतरे अपने बच्चे को पिलाने हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें ये सॉरी, इसमें ये है कि 5 साल की एक एज लिमिट है जब तक हम इग्नोर कर देते हैं ना, अच्छा 3 साल तो पिला दिए तो अब जरूरी नहीं है। उसमें ये है कि अगर एक वायरस भी अगर आपकी एनवायरनमेंट में पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब वो जिस जगह से वो एनवायरनमेंट से पॉजिटिव आया है वहाँ पे चांसेस ऑफ उसके स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बेशक आप कंपेन के साथ साथ कतरे पिला रहे हैं, 3 साल से कतरे पिला रहे हैं, मगर अगर आपका एक हमने रखा हुआ है कि 5 साल तक ज़रूर पिलाने हैं तो डेफिनेटली वो कतरे हमने उसको रिपीट करवाने हैं। उसकी वजह ये है कि वही बात जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि जितना भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी बैरियर्स उसके आगे लगा सकते हैं वो हमने लगाने हैं। वो इस वजह से ताकि कि अगर वायरस एक्टिव भी है एनवायरनमेंट में तो वो उसको डिफेंड करे और बच्चे को सेहत याब रखे और दूसरे बच्चों को उससे फैलाने से जो है वो रोक सके। तो ये दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको बार बार कतरे पिलाएं अप टू दी एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, अब मुझे आपसे ये जानना है, प्रिवेंशन पे तो हम बात कर रहे हैं, आपको बार बार कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं। ये माजूरी किस सूरत में सामने आती है? पता कैसे चलता है कि ये पोलियो की वजह से माजूरी हुई है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे आपने पहले पूछा था ना कि लाइलाज है तो क्यों है, या हर चीज़ का आपने कहा इलाज तो आ चुका है दुनिया में। देखिए, हर चीज़ का इलाज एक तरीके का आया हुआ है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जैसे ब्रेन सेल्स हैं या जब स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स होते हैं, ये रीजनरेट नहीं करते, दोबारा नहीं बनते। ठीक, अगर एक वायरस जाता है उसको डैमेज करता है, 100% उसको डैमेज कर देता है, तो वो दोबारा नहीं बनता वहाँ से। इसी तरह आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ड्यू टू एनी रीज़न कोई फालज हो जाता है, ब्रेन में उनका कोई चला गया, क्लॉट चला गया, तो वो जितने न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं वो साइड वाले न्यूरॉन्स बाद में अपना फंक्शन बढ़ा के उसको कोई कंपनसेट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो वाले सेल्स जो डैमेज होते हैं वो नहीं दोबारा नहीं बनते। इसी तरह जब ये वायरस है, अच्छा वायरसेस की भी अल्लाह ताला ने एक खसूसियात बनाई हैं, मिलते जुलते वायरस होते हैं। एक वायरस है उसने जाके लिवर में जाके हमला करना है, एक वायरस है उसने न्यूरॉन्स पे जाके हमला करना है। इस तरह ये जो वायरस है ये जब जाता है बॉडी में तो ये जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स हैं, जो आप समझ लें कि मेन आप कह लें कि एक्सचेंज के जैसे सिग्नल देते हैं, जैसे एक एक्सचेंज होती है उसमें से सिग्नल आता है, पूरे इलाके को टेलीफोन के सिग्नल्स जाते हैं। इसी तरह ये होता है कि यहाँ से पूरे आपके लिम्स को, मसल्स को, जो नर्व्स हैं उनके सिग्नल जाते हैं, वो काम करते हैं। और जब वहाँ जाके वो उनको डैमेज करते हैं तो सडनली वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि जिसको भी वायरस उसके अंदर गया 100% ये हो जाए। बहुत सारे वायरस तो किसी को थोड़ी बहुत इम्यूनिटी होती है तो वैसे निकल जाते हैं। फिर उसमें से कुछ जो वायरल, सिंपल वायरल आप कह लें कि साइन सिम्टम्स, बुखार हुआ, खांसी, ज़ुकाम हुआ, उसके बाद भी वो ठीक हो जाते हैं। कुछ होते हैं उनको गर्दन तोड़ बुखार की तरह के सिम्टम्स, अलामात आ जाते हैं। कुछ होते हैं कि उनको फिर पैरालिसिस हो जाता है, आप कह लें कि जैसे फालज हो जाता है। पता इस तरह लगता है कि पहले बुखार हुआ, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हुआ, सडनली बच्चा उठाया तो कहीं मुझसे चला नहीं जा रहा, वो बिल्कुल एक तरफ का उसके डैमेज हो गया। तो फिर हम उसके स्टूल का एग्जामिन कराते हैं, उसमें से वायरस देखते हैं, वो जब फिर वायरस डिटेक्ट होता है ना भी हो, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, तो पता सारी दुनिया में डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि ये पोलियो ही है। पोलियो से मिलती जुलती कुछ बीमारियाँ हैं, उसका फिर हम वो वायरस डिटेक्ट करते हैं, अगर वो ना निकले तो फिर हम उसको पोलियो ही लेबल करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, लोगों में इस वहम को भी हमने दूर करना है कि अगर 15 दिन हुए हैं या 10 दिन हुए हैं, अगर आप बार बार इसको रिपीट करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी यहाँ से पोलियो के कतरे पिए हमारा बच्चा बीमार हो गया, क्या उसकी भी कोई रीज़न होती है या हमने मिथ्स बनाई हुई हैं? ये नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये वैक्सीन है, ठीक है, और वैक्सीन जब हम देते हैं तो वो अंदर हमारे कुव्वत मुदाफ़त पेश करती है, ठीक है। तो इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जो ये लोग कहते थे कि जी वैक्सीन पीने से हमें ये प्रॉब्लम हो गई, बुखार चढ़ गया, छींकें आनी शुरू हो गई या मोशन लगेगा, ऐसा सिलसिला कोई नहीं है। इट्स अ सेफ वैक्सीन और इसको जो है हर हाल में पीना चाहिए। ठीक है, इंजेक्टेबल भी है इसमें ऑप्शन मौजूद, तो क्या हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं? दोनों की उतनी ही अफादियत है? देखें, ये जो है ना ओरल पोलियो, ये तो किल्ड वायरस होता है ना, ठीक है, इसको किल किया होता है, और इसका अफादियत अपनी जगह ये है कि ये चीप होता है, अच्छा, फैलाना आसान होता है। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपेन में आप देखें ना, गली मोहल्लों में जाके, अगर जैसे अब असल में तो प्रॉब्लम तो आबादी का है ना, अगर कोई एस्टीमेट लगाए तो लाहौर की 5 साल से आबादी कितनी है, तो शायद कोई 15 लाख 20 लाख इतनी आबादी है।
इतनी आबादी को इंजेक्शन लगाना तो इट्स वेरी हाँ, डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल लेकिन इंजेक्शन की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंजेक्शन जब लगता है तो उसका मतलब होता है कि 100% आपके सामने टीका लगा, वैक्सीन अंदर चली गई तो उसने आपका सिस्टम को ऑगमेंट किया, बूस्ट किया, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट। आइडियली तो इंजेक्टेबल भी लगें तो सेफ़ हैं, बिल्कुल लग जाने चाहिए सारे, लेकिन उसके साथ चूँकि ओरल भी दे देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए, कि जिन लोगों को नहीं लगा उनको भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आ जाए। इसलिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंजेक्टेबल से आप समझ लें कि 100% कंप्लायंस का पता लग जाता है। ठीक ठीक। सो दोनों सूरतों में अगर आप दोनों, अब आपकी तसल्ली जिस पर आप वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैसेज आपका क्या होगा देखने वाले? जी, मेरा मैसेज ये होगा कि बेसिकली ये एक बहुत मूज़ी मर्ज़ है और पाकिस्तान इस वक्त जो है बिल्कुल कह लें कि इस नज़दीक है कि ये जो है हमारी मूज़ी मर्ज़ ख़त्म हो जाएगी हमारे मुल्क में, और इसीलिए ये कंपेन्स हम रिपीटेडली कर रहे हैं और इस पर पूरी गवर्नमेंट का फोकस होता है और इसके ऊपर हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी होती हैं और इसमें सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाता है। टीमें तकरीबन हमारी जो हैं इस वक्त 90,000 के करीब जो हैं टीम्स पूरे पंजाब में वर्क कर रही हैं और उनका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने बच्चों को एक सेहतमंद ज़िंदगी दे सकें। तो वो कैसे दे सकेंगे कि उसमें आप जो है जो हम गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर साथ साथ उनका हाथ बिठाएं और पोलियो के वैक्सीन ड्रॉप्स लेने में किसी किस्म का तरद्दुद ना करें, बल्कि जो नहीं पी रहे हैं उनको भी काउंसल करें ताकि वो अपने बच्चों को सेव कर सकें। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी डॉक्टर साहब यही था कि हम लोगों को कायल कर सकें, जिनके जहन में बहुत सारे सवालात इस तरह के आते हैं उन्हें बता सकें। डॉक्टर साहब, आपका क्या मैसेज होगा? जी, मेरा मैसेज इसमें ये है, लोगों के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो एक आप समझ लें कि हर जगह हर चीज़ में वो आगे होता है, लोग सारी दुनिया उसको फॉलो करती है, चाहे पॉलिसीज़ हैं, चाहे मेडिसन है, हमने मिसाल भी उनको बनाया था ना, हर चीज़ में आइडियलाइज किया है। वहाँ पे भी जब पोलियो वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रहा था, 1960s की बात है। 1960s में जब पोलियो कैंपेन चल रही थी, सारे लोगों को दे भी रहे थे ड्रॉप, सारा कुछ ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट एक कानून लेके आई कि यूनिवर्सल जो था ना कानून था इस चीज़ का कि क्लीन और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर लोगों के लिए। आल्दो 100% को तो शायद फिर भी ना मिला हो, मेजॉरिटी को जब पानी मिला ना पीने का साफ़, तो उस 1-2 सालों के अंदर अंदर पोलियो का ग्राफ ऐसे नीचे आया। ठीक है, तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि वैक्सीन ज़रूर कराएं, पोलियो की भी कराएं, टाइफाइड की कराएं, हर एक की कराएं, लेकिन पीने का जो पानी है ना उसमें ख्याल रखें, उसको चाहे बॉयल करके दें, चाहे जैसे भी करें। उससे आए दिन जो हमारी कौम है ना, जिसका अक्सर कहते हैं पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग होगी, मोशंस ला के, गैस्ट्रो, अभी अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल कभी आए ना जब ये अगले महीने, तो इस तरह लोग आते हैं जैसे रेलवे स्टेशन से नहीं लोग उतर रहे होते हैं, इस तरह लोग आ रहे थे, क्या जी गैस्ट्रो हो गया, गैस्ट्रो हो गया, गैस्ट्रो हो गया। वो किस तरह होता था? वो इसी तरह होता है कि पीने का साफ पानी का ख्याल नहीं रखा लोगों ने, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, और बेदर्द इतने पेशेंट्स आते हैं कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसको प्रिवेंट किया जाए, जिन लोगों ने प्रिवेंट किया है, चाहे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, चाहे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सारे दिन में 2, 4, 5 मरीज़ आते हैं, हमारे एक दिन में 1-1 हज़ार मरीज़ आते हैं। सो आपके पास ऑप्शन यही है, हम ये नहीं कह रहे कि आप मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। सो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। रह गई बात पोलियो की, तो ये कतरे आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, हर बार अपने बच्चे को पिलाना, आपके बच्चे को ये 2 कतरे ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रखेंगे। पोलियो की टीमें जो कि आपके दरवाज़ों पर आती हैं, प्लीज़ उनके साथ ताउन कीजिए। किसी भी किस्म के मौसम की सख्ती, गर्मी, सर्दी, सब चीज़ें ये बर्दाश्त करके आप लोगों के लिए जो है वो बाहर फील्ड में मौजूद होती हैं, तो इनके साथ भी ताउन कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में आपको बताएंगे अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत माधुलाल हुसैन के 435वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज उर्स तकरीबात के सिलसिले का 3रा रोज़ है और आज का ये 3रा रोज़ ख़ास तौर पे मख्तस किया जाता है ख़वातीन के लिए। अगर हम इस उर्स की तारीख़ को देखें तो बहुत पुरानी है और शहर लाहौर में अगर देखें तो ये अपनी पहचान आप रखता है। उर्स के मौके पर जिस तरह से एक मेले का सा समा होता है, दूर दूर तक स्टॉल्स लगाए जाते हैं, ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद अकीदतमंद आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर जो है वो पूरी करते हैं। हम देखते हैं चरागा का एक जो है वो खुसूसी एहतमाम किया जाता है और ये रिवायत हम बरसों से देखते चले आ रहे हैं। बचपन से ही ऐसे ही हम देखते हैं कि मेला चरागा सजाया जाता है।
मेला चरागां का ये सिलसिला जो है ये तो एक अरसे से जारी है। ज़ायरीन की आमद हर दफ़ा हम देखते हैं हमेशा ज़्यादा होती है, अकीदतमंद बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। और अभी के बराह रास्त मनाजिर दिखाने के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर फरीहा मौजूद हैं, इस वक्त दरबार पे वो मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आज ख़वातीन के लिए दिन मुख्तस किया गया है, क्या प्लान है, इंतज़ामात कैसे हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात कैसे हैं, और जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो किन ख्यालात का इजहार करेंगे। जी फरीहा, कहिए कैसे इंतज़ामात आज मज़ार पे? आप देख रही हैं ख़वातीन के लिए दिन मुख्तस है, खुसूसी तौर पर इंतज़ामात हमें सिक्योरिटी की भी बताइएगा, ज़ायरीन के लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा की गई हैं, किस तरह से चेकिंग की जा रही है, ऑलमोस्ट हमें सारे इंतज़ामात बताइए कैसे हैं। जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं हज़रत मादुलाल के दरबार पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इनके सालाना उर्स और मेला चरागा की तकरीबात जो है वो जारी हैं। ये जो मेला चरागा और जो उर्स है ये 3 रोज़ से जारी था, और आज जो है सोमवार को इसका आखिरी रोज़ है। ये जो आखिरी रोज़ है ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए रखा गया है। आज ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आके हाज़िरी दे सकती है। अभी सुबह का वक्त है, अभी हमें उस तरह से रश नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ज़ायरीन की तादाद यहाँ पे आ रही है और दरबार शरीफ में हाज़िरी भी दे रही है। अकीदतमंद जो है वो अपनी अकीदत के मुताबिक यहाँ पे अपनी मन्नतें भी पूरी कर रहे हैं, और अंदर दरबार में जो है वो फूलों का कोई नजराना देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई जो है वो चरागा कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे दरबार शरीफ के हाथे में कुछ ख़वातीन हमें कुरान पाक भी पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो है ख़वातीन अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं, और यहाँ पे ख़ास तौर पर आज सिर्फ ख़वातीन आ सकती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पे ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है आती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस एहलकार मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं, और जो ज़ायरीन अकीदतमंद आ रहे हैं उनका प्रॉपर उनको चेक एंड बैलेंस करने के बाद जो यहाँ पे आने की इजाज़त दी जा रही है। हम हमेशा देखते हैं उर्स के मौके पर वो एक मेले का सा समा होता है, दूर दूर तक स्टॉल्स लगाए जाते हैं, वो चाहे खाने पीने के हों, वो चाहे हम देखते हैं कि शॉपिंग के लिए बड़े स्टॉल्स लगाए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लोग ख़रीदते भी हैं। तो मुझे बताइएगा उसी तरह से क्या स्टॉल्स वगैरह सजाए गए हैं और मेले का समा बनाया गया है? जी मेले में जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पे झूलों का भी इंतज़ाम किया गया, और स्टॉल्स जो है वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें ख़वातीन के लिए ज्वेलरी भी है, कड़े अंगूठियाँ अकीदतमंदों के लिए जिस तरह उन्होंने किया वो भी किया, लेकिन वहाँ पे भी हमें इस तरह से रश नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जो ज़ायरीन है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है 2 बजे के बाद यहाँ पर ज़्यादा रश हो जाएगा। और उसके अलावा अगर खाने पीने की बात करें तो खाबों के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, और यहाँ पर लंगर भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अकीदतमंद हर साल आते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो यहाँ पर जो है वो लंगर भी देते हैं, और जो ज़ायरीन है यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी से खाते हैं, जबकि बाकी जो है यहाँ पे आते हैं और हाज़िरी देते हैं। और अगर हम कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं, और आज इसका आखिरी रोज़ है। शाम के वक्त में यहाँ पे जो है वो महफिल समा भी किया जाएगा, जिसमें ख़वातीन ही सिर्फ आ सकती हैं, और मगरिब की जो नमाज के बाद जो है मेले की तमाम तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। जी ठीक है, मगरिब के बाद मेले की तमाम तर तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। फरीहा, थैंक यू सो मच। उर्स तकरीबात का आज तीसरा रोज़ है, और यहाँ पर हम देखते हैं चरागा करते हैं, धमाल एक डाली जाती है जो कि इस मेले की पहचान भी है। आज मगरिब के बाद तो ये इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, लेकिन आज यहाँ पर महफिल समा का भी एहतमाम किया जाएगा जो कि मखसूस ख़वातीन के लिए ही होगा। फरीहा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी हाफिज दिलावर हमारा वेट करें, ओपन मार्केट से आपको बताने हैं उन्होंने सब्जियों के रेट। ओवर टू यू हाफिज दिलावर। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 129 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 150 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 80 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसन की कीमत की बात की जाए तो 340 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 400 रुपये लहसन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 630 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 700 रुपये तक अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 105 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 115 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 47 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 55 रुपये आलू जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ लीमू की कीमत की बात की जाए तो 145 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 160 रुपये तक लीमू जो है फ़रोख्त हो रहे हैं।
मेथी की कीमत की बात की जाए तो 47 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 60 रुपये मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये जो बैंगन है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 21 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 30 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शलजम की कीमत की बात की जाए तो 35 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 40 रुपये 45 रुपये शलजम जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर की कीमत की बात की जाए तो 58 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 60 रुपये तक मटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बता दी हैं। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।